नमस्कार। नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे इस आशा के साथ आज हम आपके लिए भूगोल का एक बहुत सुंदर सा वीडियो लेकर आए हैं। भूगोल में पाठ 8वां हम देखने वाले हैं, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय। भूगोल विषय में कक्षा 10वीं में हमने भारत एवं ब्राज़ील का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए विभिन्न घटकों पर हमने प्रकाश डाला। आज के इस पाठ में भी हम भारत तथा ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए इन देशों की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय और प्रमुख व्यवसायों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। परंतु ये अध्ययन करने से पहले इस पाठ में आए हुए प्रमुख तुलनात्मक घटकों की व्याख्या हम देखने वाले हैं, क्योंकि इन घटकों को जब तक हम ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिसमें अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का स्वरूप, अर्थव्यवस्था का के प्रकार, इन सब की जानकारी हम लेने वाले हैं। तत्पश्चात सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनसंख्या, साक्षरता, सकल राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय कम या अधिक होने के क्या कारण हैं, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब आपको ये मैं बताना चाहूँगी, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, जो एक विशिष्ट देश में उत्पादन होता है जिन वस्तुओं का, उन वस्तुओं का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, विनिमय यानी एक्सचेंज और उपभोग यानी कंजम्पशन। ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर उस देश का विकास अवलंबित होता है। अब यहाँ विनिमय हमने शब्द जो इस्तेमाल किया है, आपने 9th क्लास में विनिमय यानी वस्तु विनिमय पद्धति, मुद्रा विनिमय पद्धति यानी एक वस्तु को देकर दूसरी आवश्यकता के अनुसार वस्तु लेना या अपनी आवश्यकता की वस्तु लेते समय पैसे देना, मुद्राओं को खर्च करना, ये वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय पद्धति में आता है। अब बच्चों, हम आगे बढ़ते हुए देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से तीन आधार पर वर्गीकृत किया जाता है: नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। विकास के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है अविकसित, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। और वैश्विक यानी वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो उसमें बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था होती है। अब हम देखने वाले हैं अर्थव्यवस्था के जो नियंत्रण के आधार पर जो वर्गीकरण है। सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व जो अहस्तांतरणीय होता है, यानी वो निजी व्यक्ति के पास होता है। प्राइवेट सेक्टर्स उसमें ज़्यादा होते हैं, उसमें सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, परंतु यहाँ ये देश के विकास के लिए ही होता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होना यानी क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे कि हमने आपको बताया, उत्पादन के साधनों पर निजी का स्वामित्व होता है, यानी अर्थात यहाँ पर ये जो अर्थव्यवस्था है ये निजी, स्वतंत्र और बाजारीय अर्थव्यवस्था होती है। यानी इसमें दो बातों पर ध्यान दिया जाता है: उत्पादन, पहला उत्पादन, अधिकाधिक उत्पादन, और दूसरा है अधिकाधिक लाभ, जिसमें आप अगर उदाहरण देते हैं तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर उत्पादन अधिक है, यानी लाभ वो लोग अधिक देखते हैं।
दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थात उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। मैं पुनः एक बार बता रही हूँ, सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका इसमें होती है। उत्पादन के साधनों पर सरकार अर्थात समाज का स्वामित्व होता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण अगर हम देते हैं तो वो है चीन। तीसरी अर्थव्यवस्था हम देखने वाले हैं वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर पूंजीवादी व समाजवादी अर्थव्यवस्था एक साथ पाई जाती है, यानी यहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। सह अस्तित्व यानी यह मिश्रित होता है और इसमें सामाजिक कल्याण के साथ साथ लाभ की भावना भी होती है, जिसका बहुत अच्छा उदाहरण अगर हम देते हमारा भारतवर्ष यानी हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तत्पश्चात बच्चों हम एक और छोटी सी बात यहाँ पर देखने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते समय इसमें हम जैसे कि हमने आपको अभी अभी बताया है कि हमें इसमें कुछ सेक्टर्स भी देखना ज़रूरी है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सेवा क्षेत्र, जिसको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर बोला है। प्राथमिक क्षेत्र यानी क्या कि जिसमें कच्चा माल मिलता है, जो ऐसा क्षेत्र केवल और केवल कच्चे माल का उत्पादन करता है, यानी जैसे खदान व्यवसाय है, मत्स्य पालन है, जंगलों में जाकर कंदमूल इकट्ठा करना है। द्वितीय क्षेत्र यानी इस कच्चे माल पर कारखानों में जो प्रक्रिया की जाती है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, और उस पक्के माल को जब बाजार में लाया जाता है तो उसको तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो आईटी क्षेत्र वगैरह जो है इसे हम सेवा क्षेत्र का नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो प्राथमिक क्षेत्र में पैसा कम, द्वितीय क्षेत्र में थोड़ा अधिक, तृतीयक और सेवा क्षेत्र में अधिकाधिक मुद्रा का लाभ होता है। अब बच्चों इसी पाठ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखने वाले हैं सकल राष्ट्रीय आय। किसी देश के उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अर्थात किसी देश की उत्पादन व्यवस्था कैसी है, हमने अभी आपको प्रकार बताए, तो उस देश में रहने वाली जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अंतिम उपभोक्ता यानी अंतिम व्यक्ति जो उपभोग लेता है उस उत्पादन का, उसके हाथ में जाने वाली वस्तुओं और देश के पूंजीगत साधनों के जोड़ को सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें आपको एक शब्द आया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो देश के निवासियों और व्यवसायों द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यानी देश में जो निवासी है, जनसंख्या जो है, वो जो व्यवसाय करती है, उन व्यवसायों द्वारा बनाई गई सभी वस्तु और सेवा का जो मूल्य है उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। या यूं कहे कि घरेलू व्यवसाय द्वारा निर्मित सभी उत्पादों के मूल्यों की गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद में होती है, वो कहीं भी बने, यानी देश के किसी भी स्थान में वो बनती हो, तैयार होती हो। पश्चात हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय यानी क्या कि किसी एक क्षेत्र में यानी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में जो लोग हैं, जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक वर्ष औसत आमदनी कितनी है, इसे हम प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कहते हैं। जैसे किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या अगर 100 है और उस क्षेत्र में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आमदनी उस क्षेत्र की होती है, तो उस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कैसी होगी, कैसे निकाला जाता है, वो अभी हम आपको बता रहे हैं कि 1 लाख अगर आमदनी है उसको डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, 100 है। तो 1 लाख को अगर हम 100 से विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, तो कितना आता है, 10,000। यानी उस प्रदेश में रहने वाली
एक व्यक्ति की आमदनी 10,000 रहेगी, इसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जनसंख्या और साक्षरता ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। हम अब आगे बढ़ेंगे। आपके समक्ष आकृति क्रमांक 8.1 है। यहाँ पर यह कहा जाता है देखिए तो क्या होता है, क्योंकि ये एक आलेख है, ये जोड़ स्तंभालेख है। इसमें आप लोगों को निश्चित रूप से अगर आप देखोगे तो भारत, ब्राजील और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1960 से 2016 तक का दिया हुआ है 10 लाख यूएस डॉलर्स में। बच्चों, आपको ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व्यवहार करते समय संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा डॉलर का उपयोग किया जाता है और इसीलिए वहां पर 10 लाख यूएस डॉलर में आपको उत्पाद दिखाया गया है। उसके एक्स एक्सिस पर आप अगर देखोगे तो वर्ष है और वाई एक्सिस पर आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया गया है। अब हम प्रश्न अगर देखते हैं तो वर्ष 2016 में किस देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक थी और वह कितनी थी, ये अगर देखना है तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो हरा रंग दिया हुआ, लाल रंग है और पर्पल कलर आपको दिया है जामुनी रंग। अब जो जामुनी रंग है ये ब्राजील का है, लाल रंग जो है वो भारत का है और हरा रंग जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो यहाँ पर वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक थी और वह लगभग 1,850 10 लाख अर्थात 185 करोड़ यूएस डॉलर थी। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यदि ब्राजील और भारत की तुलना की जाए तो वर्ष 1980 में किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक थी, हमने आपको रंग बताए हैं। उसके अनुसार अगर आप देखोगे तो यदि ब्राजील और भारत की तुलना की जाए तो वर्ष 1980 में ब्राजील की राष्ट्रीय आय अधिक थी। आपको 1980 ये वर्ष देखना है, रंग देखना है। तत्पश्चात यदि ब्राजील और भारत की तुलना की जाए तो 2016 में किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक थी, तो यहाँ का उत्तर आपका रहेगा भारत की। 2016 में भारत की राष्ट्रीय आय अधिक थी। वर्ष 2016 में भारत और ब्राजील की सकल राष्ट्रीय आय में कितना अंतर था, हमने अभी अभी सकल राष्ट्रीय आय देखा है। तो वर्ष 2016 में भारत और ब्राजील की सकल राष्ट्रीय आय में अंतर लगभग 10 लाख यूएस डॉलर था। 10 लाख यूएस डॉलर था। और 2016 में विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय में कितना अंतर था। अब यहाँ पर देखो बेटा, विकसित यानी जहां पर उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अधिक है, जनसंख्या कम है, अधिकाधिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है, वो विकसित। और विकासशील यानी विकास की ओर जाने वाली, तो विकसित यूएसए और विकासशील भारत एवं ब्राजील। तो उसमें आय में कितना अंतर था, यहाँ पर आप देखोगे 2016 में ये अंतर लगभग 1680 से 1690 10 लाख यूएस डॉलर था। फिर से एक बार 1680 से 1690 10 लाख यूएस डॉलर था। ये आपको प्रश्न आ सकता है, पूछा जा सकता है। अब हम आकृति क्रमांक 8.2 का अगर अध्ययन करते हैं तो ये एक, मैं पहले ही बता रही हूँ, ये एक वृत्तालेख है। इस वृत्तालेख में यानी एक सर्कल है, वृत्त यानी सर्कल, इसके बेटा 4 भाग हमने किए हैं। पहले हमने आपको स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं ये 4 भाग, यानी 100% के अगर हमने पूरा वृत्त यानी 100%, इसके 4 भाग जब किए हैं तो निश्चित रूप से हर भाग 25-25% का होगा। और जिस प्रकार से आपको सांख्यिकीय आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार उसको हमें विभाजित करना है।
तो ध्यान में रखेंगे, ये हम आपको अभी समझा रहे हैं, आपके समक्ष ये सारी जानकारी हम दे रहे हैं। आकृति क्रमांक 8.2 में वृत्तालेखों में दो देशों की सकल घरेलू आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान दिया गया है और विविध व्यवसायों में कार्यरत उस देश की जनसंख्या का प्रतिशत भी दिया गया है। इन वृत्तालेखों का अध्ययन करना है हमें और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसमें जो वृत्त है, इसमें ब्राजील और भारत के वृत्त आपको दिए गए हैं, नाम उस पर लिखे गए हैं, विभिन्न कलर में, रंग में है। यहाँ पर फिर से एक बार हम देखने वाले हैं, जो ब्लू कलर है वो प्राथमिक व्यवसाय का है, लाल रंग जो है वो द्वितीयक व्यवसाय का है और निश्चित रूप से जो हरा रंग है वो तृतीयक व्यवसाय का है। तो प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत किस देश में अधिक है? किस देश में अधिक है? तो यहाँ पर निश्चित रूप से भारत देश में अधिक है। तत्पश्चात सकल घरेलू उत्पाद में किस देश में तृतीयक व्यवसायों का योगदान अधिक है? तो जाहिर सी बात है, सकल घरेलू उत्पाद में ब्राजील में तृतीयक व्यवसायों का योगदान अधिक है, क्योंकि आप अगर रंग देखोगे तो तृतीयक व्यवसाय में आप देखोगे तो ब्राजील का लगभग 2016 में 67% और यहाँ पर हम और आर्थिक क्रियाओं में अगर देखते हैं तो वो 7। उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक व्यवसायों का हिस्सा किस देश में अधिक है? तो द्वितीयक व्यवसायों का हिस्सा पुनः एक बार ब्राजील में अधिक है। तत्पश्चात क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत की तरह ब्राजील की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर निर्भर है? सकारण बताइए। तो हम ये कह सकते नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत कृषि प्रधान देश है, उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, परंतु ब्राजील की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर नहीं है। क्योंकि इसका कारण है कि भारत में प्राथमिक व्यवसायों में कुल जनसंख्या 48.8 है, ब्राजील में केवल 10% है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक व्यवसायों का योगदान 17% है, जबकि ब्राजील में ये केवल 5.5% है। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा है, ऊपर के जो ब्राजील और भारत का ऊपर का जो वृत्त है वो है सकल घरेलू उत्पाद का, जिसमें तृतीयक, ब्राजील में तृतीयक व्यवसाय अधिक है और भारत में, जहाँ पर ब्राजील में लगभग 67% है, भारत में केवल 57% है। और आर्थिक क्रियाओं में जनसंख्या का प्रतिशत पुनः एक बार तृतीयक में ब्राजील में 71% है, तो भारत में केवल 26.9% ही है। और इसीलिए भारत में प्राथमिक व्यवसाय अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। ब्राजील जो है ये तृतीयक व्यवसाय पर आधारित यहाँ की अर्थव्यवस्था है।